अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाजरीन, आज मकबूजा श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप का 3 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है। मकबूजा कश्मीर में G20 का मुतनाज़ा इजलास मुनक़्क़िद करके भारत ने कब्ज़े को गैर कानूनी करार देने की जो साजिश रचाई थी वो बेनकाब हो चुकी है और चाइना, टर्की, सऊदीया, इजिप्ट ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इंतखाबात के हवाले से जो केस था, इंतखाबात पर नज़रसानी केस पर आज समाअत हुई है और प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे मुबैना ऑडियो लीक्स का केस जिस पर जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आलमी मंजरनामे से ये बड़ी खबर है, मैं चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें। बिलावल भुट्टो ने भी आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है वहाँ पर खूब आड़े हाथों लिया है। दुरुस्त बात है। देखें, जब पता है दुनिया को कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका केस पेंडिंग है विद द यूनाइटेड नेशन में, तो यहाँ उन चीज़ों का एहतराम करें या फिर अपनी दोस्तियाँ निभाएं। तो ये अपनी दोस्तियाँ निभा रहे हैं और जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसके अंदर जाके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि उन मुल्कों ने तस्लीम कर लिया आज जो सिचुएशन है उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर, उसकी हकीकत को तस्लीम कर लिया और उसके इंतज़ाम और इंसराम को तस्लीम कर लिया और वहाँ पे जो हुकूमत, काबिज़ हुकूमत है हिंदुस्तान की, उसकी अथॉरिटी को भी तस्लीम कर लिया। यही चीज़ें होती हैं जब आप इन चीज़ों को तस्लीम कर लें और अपनी नुमाइंदगी वहाँ पे कर लें। इंटरनेशनल नुमाइंदगी और क्या होती है? किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना। उन्होंने आज जो ममालिक वहाँ पे शरीक हुए हैं उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का पार्ट है और 370 के तहत जो हरकत हिंदुस्तान ने की उसको उन्होंने आज तस्लीम कर लिया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इससे महसूस होता है कि यूएनओ ज़वाल पज़ीर है और बहुत पहले से समझ आ रही थी कि ये अदारा अब इंसाफ के नाम पर ज़्यादती कर रहा है। इस अदारे ने एक खेल किया इराक़ के ख़िलाफ़ और इसी इदारे के हॉल के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि देखें जी, मैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कितने पड़े हैं और उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उस मुल्क के लाखों अफराद तब उससे मुतासर हुए, हुकूमतें ख़त्म कर दी गई, वहाँ के हुक्मरानों को फांसी दे दी गई। तो यही होता है और यहाँ भी ये हरकत जो इन्होंने की है, जो ममालिक शरीक हुए हैं, उन्होंने ये इजाज़त दे दी है हिंदुस्तान को जो जुल्म वहाँ पे कर रहा है, जो ज़्यादती कर रहा है, जो बर्बरियत है और डेली बुनियादों पर यह वाक़या हो रहा है। तो बिलावल ने आज जो ख़यालात का इजहार किया है AJ की असम्बली में वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये सोचना चाहिए जो मालिक वहाँ पे गए हैं कि क्या इखलाकी तौर पे इनका जाना बनता था किसी तरीके से भी। मैंने एक चीज़ डिस्प्यूटेड है और आपके इल्म में और आज से नहीं है और हमारे कहने से नहीं है, इसे पेंडिंग केस इन द यूनाइटेड नेशन। सो मैं समझता हूँ बिलावल का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है और हम उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। UN चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी वहाँ पर होती आ रही है और हम ये देख रहे हैं, मगर ये किस तरह हो सकता है कि UN ही इस पर खामोश है? UN की जानिब से क्यों इस चीज़ को होने दिया गया? आप क्या समझते हैं पीजे मीर सर? देखें जी, बड़ा अफसोस है कि 17 अक्टूबर 1949 गोपाल स्वामी अय्यांगर ने इसको ड्राफ्ट किया था 370 को, जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया था और उनको कहा था कि इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगा बिकॉज इट इज़ डिस्प्यूटेड एरिया। अब ये जो इफ्तिखार ने बड़ी बात की है, ये जो मेंबर्स हैं जो G20 में, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। So how can they violate themselves the Charter of the United Nations by going when the matter is sub judice and dispute 35A and 370? अब इसके अंदर मैं समझता हूँ, आपने कई मुल्कों के नाम लिए, चाइना का, टर्की का, फैंटास्टिक। ये पता लगता है कि हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है, उन्होंने अपनी यकजहती दिखाई है। लेकिन जो बाकी हैं, दे शुड शो दैट सेम फीलिंग्स। जब हम बात करते हैं जनाब, प्रेग्नेंट वेमेन को आपने बैनेट किया है, वहाँ आपने ये प्लास्टिक बुलेट्स मारी हैं, पेलेट्स मारे हैं, मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं, आपने जाके जो जेनोसाइड किया है हिंदुस्तान के इधर कश्मीर के अंदर अनप्रेसिडेंटेड, उस पर तो ह्यूमन राइट्स की कोई बात ही नहीं करता। आप तो जाके वहाँ उसी जगह जा रहे हैं जहाँ 20 साल पहले आपने पूरे कश्मीर को शट डाउन किया हुआ था, है जी जावेद? अब आपने शट डाउन किया है और आप जाके वहाँ क्लेम कर रहे हैं नहीं जी हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं यहाँ कहूँगा
میرے اپنے بھائی یہ جو ہے مسلم کنٹریز، ان کو شرم آنی چاہیے کہ تمہارے بھائیوں کو، چلو مسلمانوں کو چھوڑو، انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں. مسلمان تو الگ ہو گیا، آپ انسانیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ. تو آئی تھنک دے شوڈ ٹیک اے ویری اسٹرانگ اسٹیپ. اور ابھی سے میں کہوں گا انٹائر ہمارا نیشنل میڈیا دے شوڈ اسٹارٹ ٹیکنگ ایکشن اینڈ پروٹیسٹ. کیونکہ ہم پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پروٹیسٹ ہی کریں گے. کیونکہ اگر ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے پروٹیسٹ، میں بتاتا ہوں 47 کے اندر آپ کو جوناگڑھ کے ایکسیشن پیپرز آپ کے پاس پڑے، نواب جوناگڑھ کراچی کے اندر ان کے پاس پیپر ہم نے کیا نہیں. سر شاہنواز بھٹو وہ پیپرز لے کے آئے ایکسیشن کے، ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی. وہ پاکستان کو آ رہا ہے، ہم نے بات نہیں کی، ہم کشمیر پہ لگے رہے. اور ان دی اینڈ میں ایک چیز کہوں گا، میں نے بڑی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں برسلز میں، واشنگٹن میں اور لنڈن میں. ہم ڈوسائل ہو جاتے ہیں، ہم ڈوسائل ہو جاتے ہیں، اور ہندوستان بہت پرو ایکٹیو ہوتا ہے. بیرسٹر مجید ترمبو یہ UNCR کے اور کشمیر سینٹرز کے جو چیئرمین تھے، آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا کشمیر کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی 2 steps forward and 4 steps backward. پی جے میر سر، UN سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس نے بھی اس پر بہت بات کی ہے، لیکن خالی بات، محض بات کا کیا فائدہ؟ جاوید صاحب، آپ نے بھی تو دیکھا ہے کہ کتنا ظلم و جبر کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے کشمیر میں، اور پھر وہاں پر یہ G20 کا سیشن رکھ دینا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو، انڈیا کی بڑی ایک کھلی سازش ہے. جب سے نریندر مودی پرائم منسٹر بنے ہیں، انہوں نے ڈے 1 سے ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ اسی ایجنڈے کی کنٹینیوٹی ہے کہ کشمیر کو جو ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ نیشن، اور اس کے مطابق اس کو لیجٹمائز کرنے کی ایک پراپر پلاننگ کی گئی. اور دنیا نے آنکھیں انسانی حقوق کے نام پر اس لیے بند کی ہیں کہ ان کے مفادات ہیں. بنیادی طور پہ تو ہائی موریلٹی کے اوپر دنیا کام نہیں کرتی، دنیا کام کرتی ہے مفادات پہ. اور اس میں آج میں محبوبہ مفتی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں اس پہ آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے بنیادی طور پہ لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں گے تو 5 اگست والے انسیڈنٹ کو اپنے خلاف ہی کر لیا ہے. وہ اس کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اب چائنا پارٹی بن جائے گا ساتھ اس کے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محبوبہ مفتی جو ادھر کی وزیر اعلیٰ رہی ہے، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. سو دیٹ مینز یہ ایک ایسا ایشو بن جائے گا جو انڈیا سے ہینڈل نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پہ مفادات چائنا کے بھی ہیں، اور جس طریقے سے ریجن میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے G20 کو آپ ان آئسولیشن نہیں لے سکتے. آپ اس کو دیکھیں گے جس طرح چائنا، ٹرکی، ایجپٹ، سعودیہ اور پاکستان علیحدہ ہوئے ہیں، تو آپ اس کو اس کانٹیسٹ میں بھی دیکھیں کہ جو ریجنل ورلڈ آرڈر ہے وہ ایک طرف ہو رہا ہے، اور انڈیا کہاں کھڑا ہو رہا ہے، اور انڈیا کے کھڑا ہونے کے پیچھے کون ممالک ہیں. یہ آپ کو پوری ایک کہانی جڑتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے یہ G20 کو یہ نہیں کہ انڈیا ریسٹ آف دی ورلڈ کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر انسانی حقوق کی پامالی اور انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور انسانوں کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے وہ. جی، دنیا کو پتہ ہے، مگر کیوں انہوں نے آنکھیں بند کی؟ مفادات ہیں، ریجنل پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. اس میں تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کے ایشو کو زندہ رکھنا ہے، یا اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک ریاست کے طور پہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں ریجن کے اندر. اور جس ایشو کو لے کے 1947 سے لے کر آج تک ہم فائٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس لیول پہ لانا ہے کہ دنیا ہمیں اپنے مفادات کے لیے بات کرے. اور پھر وہ ایک ٹائم آتا ہے، جیسے ماضی میں ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا، جب افغان وار 2 دفعہ، دونوں دفعہ اگر ہم چاہتے تو کشمیر پہ کہیں نہ کہیں ٹک لگوا سکتے تھے. سچویشن انٹرنیشنلی ہمارے پاس سچویشن فیور میں تھی، مگر ہم نہیں کر سکے. تو بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں وہ گیم کرنی ہے، وہ پلاننگ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اگر ہم اسٹرانگ ہوں گے، متحد ہوں گے، یونائٹڈ ہوں گے، تو انٹرنیشنلی جو آنے والے وقت میں مجھے سینیریو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کی فیور میں جائے گا. پاکستان کے بغیر یہ ریجن سٹیبل نہیں ہو سکتا، اور کشمیر کے بغیر بھی نہیں سٹیبل ہو سکتا. تو پھر دیکھیں کہانی کس طرف جائے گی. یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی کہ گلوبل پالیٹکس میں حصہ لے کر ہی پاکستان اپنی جگہ بنا سکتا ہے یا اپنا لوہا منوا سکتا ہے. لیکن جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے بلاول بھٹو، انہوں نے آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی میں جس طرح سے گفتگو کی
उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि भारत रियासती दहशत गर्दी कश्मीर में बर्पा किए हुए है और कश्मीर में जो आलमी क़वानीन हैं, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। कश्मीर जेल बन चुका है। अभी हम एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और मुल्क में इंतखाबात के हवाले से केस पर समाअत हुई, उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। इंतखाबात के हवाले से जो नज़रसानी केस है उस पर कल समाअत होने जा रही है। आज जवाबात जमा करवा दिए गए हैं, जिसमें वफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर दी गई है और कहा यह गया है कि पंजाब हुकूमत ने यह मौक़िफ़ दिया है कि इंतखाबात कराने की जो ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर किया। पीजे मीर सर, क्या कहते हैं आप? देखें जी, क्वेश्चन इज़ कि हमारे वेजेस जो कहते हैं ना, डिफरेंसेस ऑफ वेजेस इतने हो गए हैं, ये कुछ कर ले, वो कुछ कर ले, वो कर ले, वो कुछ कर ले। अभी इफ्तिखार और मैं और आप भी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि हमने इतना सिस्टम को ख़राब कर दिया है। जुडिशरी ले लो, फ़ौज को हम गंदा कर देते हैं, पार्लियामेंट को ख़राब कर दिया है। हम कहाँ बैठेंगे? हम कहाँ बैठेंगे? देखें, हमारे ऊपर जो अभी एक रिसेशन आने वाला है, आप इस पर तवज्जो दें। हमने हर चीज़ जो पाकिस्तान में सख्त हो रही है, हेर से पे हो रही है। आपकी मेरी एक यहाँ बात होती है, वो कल वीडियो निकल आती है, कल को टेप निकल आती है। हर जगह यही हो रहा है ना जनाब। और क्या हो रहा है? कोई भी बात कर रहा है हेर से पे। फैक्चुअल कॉन्वर्सेशन, डिबेट इज़ नोवेयर। आज 77 को याद कर लो, 83 को याद कर लो। मैं कहूँगा कि फ़ौज वॉज वेरी लीनियंट देन, दे शुड हैव टेकन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। आई एम सो हैप्पी कि आपके आर्मी चीफ ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया अगेंस्ट दीज इंसर्जेंट्स एंड वैंडल्स। बिल्कुल लिया। देखो, फ़ौज सब की है, लोग भी अपने, लेकिन वी नीड टू वीड आउट। जब आपकी घास अच्छी होती है ना, घास के अंदर जो गंदे वो होते हैं, वो आपको क्या जड़ी बूटियाँ होती हैं, आपने उनको निकालना होता है। और ये अब कर दिया है। हमने पाकिस्तान को साफ देखना है, शफाफ देखना है। ये कमीशंस बन जाती हैं। कमीशंस मेरी नज़र में एक फेलियर है। जब आपके इदारों को, आपके सियासतदानों को ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं? कमीशन बना देते हैं। क्यों जी कमीशन? हाँ जी, वो इंडिपेंडेंट कमीशन है। कोई इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ये इनकॉम्पिटेंस है। आप ट्रस्ट करें अपने ब्यूरोक्रेसी पे, ट्रस्ट करें अपने ऑर्गेनाइजेशंस पे, एंड दे विल परफॉर्म। पूरी दुनिया के अंदर पुलिस के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी वो क्या निकलती हैं, बातें निकलती हैं, कोई दूसरा नहीं इन्वेस्टिगेट करता, पुलिस कमीशन बनती है। पुलिस के अंदर अच्छे बुरे, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। सर, एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन का काम था ना इंतखाबात की तारीख देना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में क्यों आकर तारीख दी? ये बड़ा अच्छा और अहम सवाल है। जब आपके हालात इस तरह बन जाते हैं तो somebody has to intervene। चीफ जस्टिस जो है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका ओथ क्या है? द सेम ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दे हैव द सेम ओथ। अब उसके तहत उसने ज़रा थोड़ा सा अपना दिखा दिया कि भाई ऑल राइट, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। सो क्वेश्चन वहीं, वो कहते हैं ना, वो क्या है, वो खोते का कुछ कहते हैं, वो फिर आके खोता वहीं आ जाता है। बात ये है कि आपने बेसिकली करना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और खुदा की कसम अब मुझे अफसोस होता है कि हम अभी भी सैल्वेज कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड लेट्स गो बैक ऑन ट्रैक। क्योंकि इसके रिपरकशंस क्या हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपका बाहर को कोई पैसा इधर नहीं लेके आएगा। वो कहेगा तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ये हाल करते हो, हमारी क्या प्रोटेक्शन है? दे विल नॉट कम। So we need to be working on the lines of consolidating। और मैं अभी भी कहूँगा, हम सब कहते हैं it is never too late to still start a dialogue। लेकिन बात वही है कि अगर हर इदारा अपना अपना काम करेगा, दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरवीन नहीं करेगा, तो ही काम ठीक से चलेगा। लेकिन एक और बात है, आज एक करारदाद मंजूर हुई है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये करारदाद मंजूर हुई है। इफ्तिखार साहब, आप ये बताएं कि आप ट्राइकोटमी की बात करते हैं, लेकिन इसमें तो कोहेरेंस होनी चाहिए, जो कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ कोलिजन नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर क्या होगा? मार्शल लॉ लग सकता है। देखिए, अगर ट्राइकोटमी की जो आप 2 इंग्लिश के लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं, अगर इसका तर्जुमा करके मुझे बता दें तो आपको जवाब ही मिलेगा कि अगर ये सूरत हाल ऐसी है
तो फिर तो सूरत हाल मार्शल की तो जाएगी। सर लेकिन फौजी So we'll अदालतें have two parallel courts. नहीं सर, वही मैं कह रही थी कि ये तो मार्शल लॉ के बाद आती है। ओनली वन कोर्ट। जब मार्शल आता है फिर उनकी अपनी भी कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद होने के बावजूद वो अपनी कोर्ट चलाते हैं, लेकिन इशू जो है वो बहुत संजीदा नोयत का है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डायकोटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो बुरी तरह मजरू हो चुका है। ना पार्लियामेंट का मुझे कोई इख्तियार नज़र आता है, ना मुझे जुडिशरी का कोई इख्तियार नज़र आता है जो लोगों में पॉपुलर हो, लोगों को उसकी रिस्पेक्ट हो, और ना ही अफवाज पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई ही नज़र आ रहा है, क्योंकि हर वक्त मैं व्हाट्सएप पे ये सुनता रहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान में बहुत खौफनाक सूरत हाल अंदर पैदा हो गई है। जब हम इन लोगों को रोक ही नहीं सकते, हम ऐसे बयानात देने वालों को पकड़ ही नहीं सकते, तो मैं इसी से अपनी पॉइंट को रेज़ करता हूँ ट्राइकॉटमी की, कि जो लोग मेरे मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना मुहिम चला रहे हैं, अगर मैं उस मुहिम को रोकने में नाकाम हूँ, और मैं से मुराद पार्लियामेंट अब आ जाती है और मैं से मुराद सुप्रीम कोर्ट आती है, जुडिशरी आ जाती है, तो वे डू आई स्टैंड टुडे। तो मसला ये है, अभी जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं ये 44,000 के करीब लोग हैं जो सारे पाकिस्तान में, जिनको जियो फेंसिंग के ज़रिए पकड़ा जा रहा है या नॉमिनेट किया जा रहा है। अब सारे के सारे तो उस किस्म के लोग तो नहीं होंगे जिस किस्म का वाक़या हम देख रहे हैं, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने वैंडलिज़म की, जिन्होंने लोगों को उकसाया, जिन्होंने लोगों की क़यादत की और उनको एक जगह का रास्ता दिखा के वहाँ से चले गए। अब मैं नहीं चाहूँगा कि आम जो शहरी हैं उनको भी कम से कम 7 साल सज़ा है आर्मी एक्ट के तहत, और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को भी 7 साल सज़ा हो। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान को, इसके अदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, कि किन लोगों को पकड़ना है और किन लोगों को छोड़ना है। ये है बुनियादी बात जिस पे हमें बात करनी चाहिए। वो कह तो देते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत करें, लेकिन किसको करें, इसको डिफ़ाइन तो करें ना। अब आर्मी एक्ट को अगर गौर से पढ़ें तो उसमें हर चीज़ शामिल है तकरीबन, लेकिन जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। अब ये तय करना कि फ़ौजी तनसीबात पे हमला करने की सारी खेल कहाँ पे हुई, कौन इसका असल में ऑथर है, उसको पनिश ज़रूर करें। और ये जो लोग हैं जो मतलब एक जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग से एक आदमी गेट चुरा के ले गया और उसको जाके कबाड़ी बाज़ार में बेच दिया 7,000 रुपये का। अब वो उसको आप कितना भी ज़िम्मेदार समझें, मैं समझता हूँ कि हमें उससे हमें बात करनी है। वी हैव टू टॉक टू हिम, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा। 44,000 लोगों को तो आप जेल नहीं भेज सकते अंडर दी आर्मी एक्ट। मतलब मेरे तो ख्याल में ये तो बहुत ज़्यादा है। और 44,000 तो बिल्कुल इमरान खान वाली बात की है। कितने होंगे? 70, 60, 80 हज़ार? नहीं, आप बाहर निकले। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप 44,000 लोगों को तो सज़ा नहीं दे सकते ना। सबको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। आप जैसे लोगों को मिलनी चाहिए जो लीड कर रहे थे, अच्छा, जो उकसा रहे थे, और जिनका रिकॉर्ड है व्हाट्सएप के ऊपर, जिनका रिकॉर्ड है वर्बल रिकॉर्ड है, जिनका विजुअल रिकॉर्ड है, जिनका ऑडियो रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं करें आप। Exactly. दे शुड बी पनिश्ड। मासूमों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। दे शुड बी पनिश्ड। नहीं, वो जो आपने कहा ना पार्लियामेंट नहीं कहा, तो पार्लियामेंट को ये आई एम आस्किंग ये पार्लियामेंट हाउ विल दे डिफाइन इट। क्या ये पार्लियामेंट का जो आदमी जिसने ये करारदाद ने पेश किया है, विल दे गो फॉर द इंटरोगेशन? Obviously. नो, हाउ कैन दे गो फॉर इंटरोगेशन? दे आर नॉट द इंटरोगेटिंग ऑफिसर। अब सवाल है जो इंटरोगेटिंग ऑफिसर होंगे और हैं, और मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि बहुत सोच समझ के लोगों को सजाएं दी जाए, क्योंकि हमने उन शरपसंदों को पकड़ना है जो रिस्पॉन्सिबल हैं। That's it. और ये नहीं है कि उस शरपसंदों के टोले के पीछे एक आदमी चला गया देख के मजमे को, तो आप उसको चूंकि वो मौजूद है तो आप उस पर डालें। सो वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। जी। आई एम अगेंस्ट ऑल दोज हु हैव अटैक्ड द आर्मी इंस्टॉलेशन। ठीक। ओके, आई एम विद द आर्मी, बट विद दिस रिक्वेस्ट कि हमें जजमेंट देते वक्त बहुत एहतियात करनी होगी, बहुत मुताद रवैया अख्तियार करना होगा। कानून ज़रूर आप इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी तहकीकात के बाद। खास तहकीकात में आपको 6 महीने लग जाएँ या 1 साल लग जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये बात बड़ी वाज़ेह की है, जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलेगी और मासूम को कुछ नहीं कहा जाएगा। और इस बात को सर इसी बात को सटीक किया है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी, कि जो मासूम है उसको किसी भी केस में
उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने जुर्म किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं चाहती हूँ जावेद साहब आप मुझे ये बताएं, आपने भी इमरान खान साहब का इंटरव्यू देखा था जो उन्होंने DW पर दिया था, और उन्होंने कहा था कि मेरी 31 तक जमानतें मौजूद हैं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। एक और इंटरव्यू उन्होंने दिया अल जजीरा को जिसमें वो कहते हैं कि 80% इम्कान है कि जब मैं इस्लामाबाद के लिए निकलूँ तो वो मुझे मंगल के रोज़ गिरफ्तार कर लें। ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स देकर वो किसको घुमा रहे हैं, किसको चक्कर दे रहे हैं, आप मुझे ये बताएं। देखो मुनीज़, इमरान खान की अगर पिछले 1 साल की आप पॉलिटिक्स देखो ना, तो उसमें एक चीज़ है कि उन्होंने किसी न किसी शक्ल में अपने आप को रेलेवेंट रखा हुआ है। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान की सियासत को अपने इर्द गिर्द घुमा के रखो, चाहे कोई भी इशू हो। डे 1 से ले लें साइफर से लेके असम्बलियों के इस्तीफे, असम्बलियाँ तोड़ने तक, फिर अटैक, फिर लॉन्ग मार्च, मतलब आप यू नेम एनीथिंग। सर वो कौन सा मुहावरा था? जहाँ से वो डोंकी फिरता है उधर। अच्छा, हाँ जी। फिर रेड लाइन, फिर अरेस्ट, फिर मार्च, फिर एवरीडे जाना अदालतों में, तो एक पूरे जुलूस की शक्ल में जाना। तो मीडिया के वो फेवरेट बने हुए हैं पिछले 1 साल से। तो यही वो वजह है कि वो जो स्टेटमेंट देते हैं, जो बात करते हैं, वो उनको पॉलिटिकली रेलेवेंट रखती है, और जो उनके वोटर सिंपथाइज़र हैं उनको भी वाइब्रेंट रखते हैं। अब चूंकि सिचुएशन चेंज हो गई है 9 मई के बाद, तो उन्होंने कोई तो फार्मूला निकालना था, तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करना शुरू कर दिया। अब इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस किया तो उनको पता है कि 2 चीज़ों पे इंटरनेशनली चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होती हैं। एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आप देखेंगे उनके इंटरव्यूज़ में ये बात आ रही है, और दूसरा वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जनाब अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है तो वो गलत होगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी पॉलिटिक्स की है उसमें कहीं तशद्दुद नहीं है, और ना मैंने तशद्दुद की बात की, ना मेरे पास कोई केस है। ठीक है, तो एक तो वजह ये है। लेकिन हमें मुनीज़ इससे आगे निकलना है, इससे आगे पाकिस्तान को निकालना और पाकिस्तान की कौम को निकालना है। हम पिछले 1 साल से इमरान खान, PDM, ये एक ऐसी सियासत हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, पाकिस्तान की कौम कमज़ोर हो रही है। आपने 1 साल में देखा कि जमहूरियत और मईशत दोनों बर्बाद हुई हैं। एग्जैक्टली। और इसमें मुजरम एक नहीं है, मैं ये समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, और हर एक ने अपने हिसाब से अपना शेयर डाला उसमें, चाहे वो इमरान खान है, चाहे PDM है, चाहे जुडिशरी है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है। और ये बदकिस्मती है, और हम इस चीज़ से समझने से कासर हैं कि जो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं अवाम, हमने उनको इग्नोर किया हुआ है। अच्छा, उसका क्या हो रहा है कि हम जिस चीज़ ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है, जमहूरियत ने, हम जमहूरियत की नफ़ी कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन के नाम पे हैं, चाहे उसकी रीजनिंग हम 1000 दे रहे हैं, और आइन को हम साइड पे रख के, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, तो अवाम में वो जो तजब्जुब है ना, तजस्सुस और डिप्राइव्ड अपने आप को फील कर रहे हैं, इस कौम को इस वक्त उससे निकालने इस कौम को ये बात समझने की जरूरत है कि जमहूरियत में ही हमारे मुल्क की बका है, अगर जमहूरियत चलेगी तो बिल्कुल, और जो इदारे हैं उन्हें अपनी डोमेन में रहकर काम करना है। लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जिसके बाद वापस आएंगे और ऑडियो लीक्स पर जो जुडिशल कमीशन बना है उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ा ऑडियो लीक्स पर 3 रुकनी आला सतह का जुडिशल कमीशन तश्कील दिया है, और ये जुडिशल कमीशन 19 मई को तश्कील दिया गया था। मुतनाज़ा ऑडियोज़ ने चीफ जस्टिस और जजेस की गैर जानिबदारी पर सवालात पैदा कर दिए हैं, जबकि इससे अदलिया की साख भी मुतासिर हुई है। इस जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सास और उनकी दोस्त तारिक रहीम और सहाफ़ी, जबकि साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर लॉयर की ऑडियोज़ के साथ तकरीबन 7 ऑडियोज़ हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी करनी है। इसी पर मैं चाहूँगी कि जावेद साहब सबसे पहले आप बता दें कि ज़रूरी तो नहीं है कि सारी की सारी ऑडियोज़ ठीक साबित हो जाएं, अगर उसमें से कुछ गलत भी होती हैं तो फिर क्या होता है? मुझे बात ठीक या गलत की नहीं है, एक बात की अब जो कमीशन तो बिठा दिया सबसे पहले तो देखने की चीज़ है, जिसकी तरफ इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में रिट भी की है, कि इसकी लेजिटिमेसी कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कॉन्सेंट से बना है, इसका भी अभी फैसला जी, जी, जी। एक और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी डिटेल में जाने से पहले बड़े बुनियादी क्वेश्चन ये हैं कि कर कौन रहा है, दूसरा क्वेश्चन है क्यों किया जा रहा है, नंबर 3 किसके कहने पे किया जा रहा है, नंबर 4
कौन सी आइन की शिक है, कौन सा कानून है जिसके तहत किया जा रहा है। और पांचवी चीज़, क्या फैमिलीज़ के करने की इजाज़त है। नंबर 6 भी है टाइमिंग। वो मैं आता हूँ, और टाइमिंग को छोड़ दें, ठीक है, क्या इसकी इजाज़त है। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किया जा रहा है तो क्या ये लोग टेररिस्ट हैं। बुनियादी तौर पे तो आप ये काम उनके लिए करते हैं ना जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, क्या ये लोग एंटी स्टेट एलिमेंट है। और आखिरी चीज़, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस जिसका नाम आया है मुज़ाहिर नकवी साहब, आप उनको जुडिशल कमीशन में बुलाएंगे जो आपने बनाया। उनका तो जाना है केस, आप तो इसमें बुला ही नहीं सकते उनको। और उससे भी बढ़ के देखें हमें, और फिर उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहब की मुझे साहिबा की एक स्टेटमेंट याद है, जब मरियम साहिबा की ऑडियो लीक आई थी तो उन्होंने यही क्वेश्चन रेज़ किए थे ना जो आज मैं रेज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो ये हुकूमत अपनी ही लीडर की उन बयानात का जवाब दे, फिर जाए। और फिर आखिरी चीज़ जो पंडोरा बॉक्स आज आप खोल रहे हैं, ये आने वाले वक्त में जो हुकूमतें होंगी, ठीक है सर पीजे, वो क्या करेंगे, वो तो फिर इसी तरह चलता जाएगा। सर, पाकिस्तान तो तहरीक इसका इंसाफ मेरे ने भी यही नज़दीक बात की है। आगे कोई कुछ नहीं होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही कहा है कि इसको हम अदलिया पर हमला तस्वर करते हैं, लेकिन पीछे सर आप ये बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के होने के बावजूद इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। देखें, वो जावेद ने बड़ी 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें की हैं। इसको कौन करा रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है। और साथ साथ आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी है, आपको तो पता ही नहीं है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। एक शहबाज शरीफ बात कर रहे थे अपने किसी वज़ीर के साथ, जो भी, फिर वो निकल आई टेप, फिर उसके बाद इमरान बात कर रहे थे। अब मैं इन दोनों पे हंसता हूँ, और इंस्टेड कि तुम एक दूसरे पे ब्लेम डालो, तुम ये इन्वेस्टिगेट करो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस बग कैसे हुआ है। Yes. उसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा सिक्योरिटी। नहीं, आसिफ सईद खोसा का एक ऑर्डर भी है कि ये टेप्स कानून शहादत के उसके मुताबिक पूरा नहीं उतरती जी। और साथ साथ देखो जी, इस ऐसे मौके के ऊपर, बिकॉज ये हेयर से है और एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज। अब कोई डेवलपिंग एक स्टोरी हो रही है, एक टेप निकल आती है आराम से, जिससे सारे नंगे ने सारे उसके अंदर। अब क्वेश्चन है कि हम टेपों पे इस मुल्क को चलाना है। क्या ये मुल्क टेप पे चलेगा, क्या ये मुल्क ऑडियो पे चलेगा। आपके तो चैनल्स इतने हैं, इनको चलने दो आप तो टेपों पे आप चला रहे हैं। लेकिन सब टेपों पे आई हैव अ वेरी वैलिड क्वेश्चन फ्रॉम इफ्तिखार साहब, पूछ दूं? ओके करें। इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताएं, अगर इनमें से ऑडियोज जो हैं वो साबित हो जाती हैं तो क्या जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? पहली बात तो ये है कि ये एक पब्लिक इंक्वायरी होगी, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जी। दूसरी बात है कि जो बातें की गई हैं, अगर वो दुरुस्त हैं तो फिर उन जजेस को इखलाकी तौर पे पीछे हट जाना चाहिए जिन उदों पर वो फायज है। सिंपल सी बात। जिस तरह आप बात करें जस्टिस एम.आर. कयानी की, यू रिमेंबर? नहीं, आई डोंट नो कौन किसका माजी में क्या रोल है, मैं तो इसके हवाले से कर रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि बिल्कुल इस पर भी खेल हो रहा है, कल से शुरू है और आज भी मैंने देखा है। मकसद ये है कि अगर ये हम ना इसको जज करें तो फिर मुल्क के अंदर जो सूरत पैदा हो रही है, इसका रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाए। मैंने तो आज ही इस डिबेट में कहा ही है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर ख़त्म हो गई है, और ये मुझे अफसोस है। और ये जो तकरीर कर रहा था मेरा दोस्त, मुतासर हो के एक बैरिस्टर के पॉइंटों पे, और वो जो पीजे बात कर रहा है, ये दोनों की बातें मेरी उस बात को साबित कर रही हैं, सही और दुरुस्त, कि ट्राइकॉटमी तबाह बर्बाद हो गई। अब ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो अजीब कहानी है। वो अपनी मर्ज़ी से फैसला कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से। एक केस आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इफ्तिखार चौधरी का, उन्होंने वो नहीं चलने दिया और सारे मुल्क को उखाड़ कर रख दिया। तमाम वो जजेज जिनको फ़र्क कर दिया गया था, उनको वापस लाके बहाल कर दिया। तो यही लेकिन कहता आप है ये ना, तो देखिए सर, आप वापस लाके बहाल कर दिया गया। मैंने तो देखिए भाई, मैंने तो आज बात को मुख्तसर किया है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पूरी तरह मुतासर हो गई है। दिस इज ए सीरियस थिंग। खुदा करे ये मेरी रियासत को नुकसान ना पहुँचाए। सर, बात यही है कि ये पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, और अगर इसमें से कोई भी डिस्टेबल होता है तो आफ्टर ऑल पाकिस्तान इफेक्ट होता है। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर सर। इफ्तिखार साहब और जावेद साहब, कमीशन इत्तेफाक को इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेगा। अभी के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।